कल यानी 13 सितंबर को हमारे देश में ऑपरेशन पोलो के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऑपरेशन पोलो यानी कि वो मिलिट्री ऑपरेशन जिसके माध्यम से हैदराबाद को भारत के क्षेत्र के तौर पर शामिल किया गया था। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत में हैदराबाद को किस तरह से, किस प्रक्रिया के माध्यम से, किस मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए शामिल किया गया था। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर पर बात की। खबर को जानने के बाद हम ऑपरेशन पोलो के बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो कौन सी चीज़ें रही थी जो कि जिन चीज़ों ने, जिन फैक्टर्स ने भारत को एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बैकग्राउंड को जानने के बाद हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये ऑपरेशन किया क्यों गया था, क्या कारण रहे थे। इसके बाद हम जानेंगे कि इस ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ और अंत में ये भी बात करेंगे कि इस ऑपरेशन का अंत किस तरह से हुआ। और एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जुड़ा हुआ है और आप इसे आधुनिक भारतीय इतिहास यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन पोलो जो था वो किस बैकग्राउंड में किया गया था, किस पृष्ठभूमि में किया गया था। तो हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और आज़ादी के साथ भारत का विभाजन भी हो गया, यानी कि अब 2 देश भी बन गए थे। पहला हिंदुस्तान था और दूसरा पाकिस्तान था। लेकिन उस समय भारत में कुछ रियासतें भी हुआ करती थीं, यानी कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रिंसली स्टेट्स को, रियासतों को कुछ विकल्प दिए गए। उनके सामने 3 विकल्प थे। पहला विकल्प ये था कि आप भारतीय गणराज्य में शामिल हो सकते हैं। दूसरा विकल्प ये था कि आप पाकिस्तान जा सकते हैं, पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। और तीसरा विकल्प ये था कि आप स्वतंत्र रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट रहकर एक देश के तौर पर अपने वर्चस्व को स्थापित कर सकते हैं। तो ये जो 3 विकल्प थे ये भारत में प्रिंसली स्टेट्स यानी कि देसी रियासतों के सामने मौजूद थे। तो जब भारत के एकीकरण की बात शुरू हुई, प्रक्रिया शुरू हुई, तो जो तमाम हमारे राजनेता थे, जो तमाम पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने मुख्य तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग सभी रियासतों को जो भारत के हिस्से में आती थीं उन्हें भारत के साथ मिला लिया था। लेकिन 3 रियासतों में सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई। इसमें से पहली रियासत थी जम्मू कश्मीर की, दूसरी जूनागढ़ और तीसरी रियासत थी हैदराबाद की, जिसमें से जम्मू कश्मीर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसको लेकर 1947-48 में ही पाकिस्तान की सेना द्वारा एक युद्ध भी शुरू कर दिया गया था। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान की सेना जो उग्रवादी थे उनके भेष में आकर उन्होंने भारत में प्रवेश किया और वहां पर लगातार तबाही मचाना शुरू कर दिया। जिस तबाही के बाद, जिस कार्यवाही के बाद अंततः भारतीय सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा और इसी के बाद कश्मीर भारत का हिस्सा बना था। लेकिन जब ये पूरा युद्ध हो रहा था तो इस पूरे युद्ध के दौरान भारत सरकार का जो पूरा ध्यान था और जो पूरे संसाधन थे वो कश्मीर की ओर लग गए, जिसका फायदा उठाया हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली शाह ने, जो कि हैदराबाद को एक अलग देश के तौर पर, एक अलग स्टेट के तौर पर स्थापित करना चाहते थे। और कई लोग ये भी कहते हैं कि वो हैदराबाद को पाकिस्तान की सहायता से पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश भी कर रहे थे, पाकिस्तान की सहायता से इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश भी कर रहे थे। तो इसी कोशिशों के बीच और इसी युद्ध के बीच जो हैदराबाद के निजाम थे उन्होंने भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये एक स्टैंड स्टिल समझौता था। इसका क्या मतलब हुआ? तो इस समझौते में प्रावधान ये था कि तकरीबन 1 साल तक जब तक हम समस्या का समाधान नहीं ढूंढ लेते हैं, यानी कि हैदराबाद को भारत में किस तरह से शामिल किया जाएगा, जब तक इसका कोई विकल्प हमारे सामने नहीं आता है तब तक भारत की सरकार हैदराबाद के प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी और हैदराबाद के जो निजाम थे वो भी इस संबंध में कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने इस समझौते को गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने राज्य में अपने पूरे क्षेत्र को हथियारबंद करना शुरू किया, अपने सैनिक एकत्र करने शुरू किए और यहीं से शुरुआत होती है ऑपरेशन पोलो के बैकग्राउंड की। तो इसके हमने बैकग्राउंड की बात की। अब जानते हैं कि ऐसे कौन से कारण थे जो अंततः हमें ऑपरेशन पोलो तक लेकर गए।
तो हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद भारत के दक्कन क्षेत्र में पड़ता है। और जब भारत आज़ाद हुआ था तो हैदराबाद भारत की सबसे अमीर रियासतों में से एक था, जिसमें अगर हम उसकी ज्योग्राफी की बात करें, उसकी लोकेशन की बात करें, तो ये बहुत बड़ा इलाका था। इसमें वर्तमान समय का जो औरंगाबाद है, जो कि वर्तमान समय में महाराष्ट्र का हिस्सा है, वो भी शामिल था। इसके अलावा इसी हैदराबाद में गुलबर्गा भी शामिल था, जो कि वर्तमान समय में कर्नाटक का हिस्सा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हैदराबाद की जो ज्योग्राफी थी वो बहुत दूर तक फैली हुई थी, और इसी वजह से हैदराबाद को भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था। अब हैदराबाद की डेमोग्राफी की बात करें तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आबादी थी वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों की थी, यानी बहुसंख्यक में हिंदू थे। लेकिन वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था, वो मुस्लिम शासकों के पास मौजूद था। तो इसी वजह से अक्सर वहाँ पर हमें एक द्वंद्व की स्थिति देखने को मिलती रहती थी। तो ऐसे में हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद की कोई सीमा पाकिस्तान से मिलती भी नहीं थी, कोई बॉर्डर नहीं था पाकिस्तान के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत कर रहे थे। और मजबूत करने के साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कई बार ये कोशिश भी की थी कि वो पाकिस्तान के जो प्रमुख हैं उनसे संपर्क कर सकें, ताकि वो जो पाकिस्तान है वो हैदराबाद के निज़ाम को एक स्वतंत्र देश के तौर पर स्थापित करने में सहायता कर सके। और पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि धीरे धीरे हैदराबाद को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाएगा और भारत में एक बीच का हिस्सा ऐसा होगा जो कि पाकिस्तान का होगा। और जाहिर तौर पर अगर स्थिति ऐसी होती तो भारत के लिए ये स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती। तो हमने बात की थी कि 1947-48 में इसको लेकर एक समझौता किया गया था, और हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो इस समझौते का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद उन्होंने अपनी एक इर्रेगुलर फोर्स स्थापित की, एक अनियमित और अवैध बल, एक इलीगल फोर्स स्थापित की, जिस फोर्स को हम रजाकार के नाम से जानते हैं। तो ये जो रजाकार थे ये कोई ट्रेंड सैनिक नहीं थे, कोई प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे, बल्कि ये बर्बर लोग थे, जिन लोगों पर मुख्य तौर पर जो राज्य की हिंदू आबादी थी उस पर ज्यादतियां करने का आरोप लगाया गया, मास हत्याओं का आरोप लगाया गया, मास रेप का आरोप लगाया गया। इसके अलावा यही जो रजाकार लोग थे वो अक्सर हैदराबाद की सीमा से उस पार जाकर, यानी भारत के हिस्से में आकर छापेमारी किया करते थे, भारत के गांवों को लूटा करते थे। तो ये ऐसे आरोप भी उन पर लगाए गए। और ये स्वतंत्र देश स्थापित करने, यानी कि हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के लिए हैदराबाद के निज़ाम की सेना के तौर पर, निजी सेना के तौर पर काम कर रहे थे। तो इसी तमाम वजहों की वजह से अंततः हमें ऑपरेशन पोलो को अंजाम देना पड़ा। और ऑपरेशन पोलो को अंजाम देने में जो सबसे प्रमुख भूमिका निभाई वो भूमिका थी हमारे तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद में आर्मी भेजने, एक मिलिट्री ऑपरेशन करने के बहुत ज़्यादा पक्ष में थे। उनका मानना था कि क्योंकि वहाँ वो पूरा हैदराबाद का जो इलाका है वो भारत में शामिल नहीं हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने हैदराबाद के इलाके को भारत के पेट में मौजूद एक कैंसर के तौर पर भी संदर्भित किया था। लेकिन उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भारतीय सेना को भेजने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना को प्रवेश करने की अनुमति दे दी। लेकिन इस अनुमति को लेकर प्रधानमंत्री उस समय या फिर राजगोपालाचारी जो थे वो इस पूरी सहमति का विरोध कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कोई खास इसका कोई विरोध नहीं किया था, इसको लेकर चिंता जरूर जाहिर की थी। तो अंततः जो हमारी भारतीय सेना थी उसने हैदराबाद में प्रवेश कर लिया। अब हैदराबाद की सेना की बात करें तो जो रजाकार थे, इसके अलावा जो दूसरी रेगुलर सेना थी, उसको मिलाकर हैदराबाद की सेना में कुल 25,000 लोग मौजूद थे, जो कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, बहुत ज़्यादा संगठित नहीं थे और बहुत कम प्रशिक्षित भी थे। ट्रेनिंग भी इनके पास बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं थी। लेकिन जब इस युद्ध की शुरुआत होने ही वाली थी तो उस समय हैदराबाद के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उन्होंने एक बयान दिया था, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि यदि भारत की सरकार या फिर भारतीय सेना हैदराबाद के प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है तो हैदराबाद के पास 1 लाख सैनिकों की सेना मौजूद है जो कि भारत के साथ युद्ध करेगी। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय सेना ने हैदराबाद की सेना में, हैदराबाद के क्षेत्र में प्रवेश किया। और जब हैदराबाद की सेना सामने आई तो पता लगा कि 1 लाख सैनिकों का ये जो दावा था ये पूरी तरह से झूठा था। और मात्र 2 दिनों में हैदराबाद की जो सेना थी वो धराशायी हो गई और 5 दिनों के भीतर ऑपरेशन पोलो समाप्त कर दिया गया। हमने युद्ध समाप्त कर दिया और हैदराबाद इस तरह से भारत का क्षेत्र बन गया।
17 सितंबर 1948 को जो हैदराबाद के निज़ाम थे उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, सीज़ फायर की घोषणा कर दी और अंततः इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ सेक्शन पर हस्ताक्षर कर दिए और इस तरह हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। तो ये तो इस पूरे युद्ध की बात हुई। इसके अलावा ऑपरेशन पोलो को लेकर एक विशेष बात ये भी है कि ऑपरेशन पोलो के दौरान हवलदार बचित्तर सिंह ने बहुत बहादुरी का प्रदर्शन किया था और इनके प्रदर्शन को देखते हुए पहली बार भारत में मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया गया था। यानी कि भारत का जो पहला अशोक चक्र मिला था वो हवलदार बचित्तर सिंह को मिला था इनकी बहादुरी के लिए ऑपरेशन पोलो के दौरान। तो अगर अवार्ड को लेकर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमने अवार्ड को ध्यान में रखते हुए, मिलिट्री अवार्ड को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज भी शुरू की थी। वो सीरीज आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो उस सीरीज को भी आप देख सकते हैं जिसमें तमाम जो पुरस्कार होते हैं, अशोक चक्र हो गया, इसके अलावा जो तमाम दूसरे तरह के पुरस्कार हैं, शौर्य चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, इन पुरस्कारों पर बहुत विस्तृत बात की गई है कि ये पुरस्कार किस तरह से दिए जाते हैं, इन पुरस्कारों को किस व्यक्ति को दिया जा सकता है, पुरस्कार का डिज़ाइन किस तरह का होता है। तो इन तमाम बातों को लेकर हमने उस सीरीज़ में बात की है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस सीरीज़ को देख सकते हैं। तो ये तो इस पूरे युद्ध की बात हुई। अब अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किस क्षेत्र को भारत के पेट में मौजूद कैंसर के तौर पर संदर्भित किया गया था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं की बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में से जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप जानते ही हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।